हेलो दोस्तों, जैसा कि बीच का एक टॉपिक हमारा रह गया था जो इन्वेजन भारत में हुए थे, वो टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। बीच में क्लासेस में थोड़ा गैप हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश था प्राचीन काल से ही, और हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण उत्तर भारत का मैदान जो था एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके कारण ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, इकोनॉमी का विकास हुआ, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ, जिसके कारण यहाँ पर अपार धन संपदा बनी रही। और इस धन संपदा ने हमेशा से ही विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें कई अलग अलग धर्म संप्रदाय के नाम पर आए, संस्कृतियों के नाम पर आए, और कुछ अपने ट्रेड का प्रसार करने के लिए आए, और इनको अलग अलग काल में देखा जा सकता है। तो जो सबसे पहला भारत पर आक्रमण हुआ था वो ईरान से हुआ था, डेरियस का जो आक्रमण हुआ था 516 बीसी में हुआ था, और ये ईरान का शासक था। तो इसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर आक्रमण किया। जैसा कि आज भी आप देखते हैं कि भारत में उत्तर की ओर हिमालय है, जो भारत को प्रोटेक्ट करता है। दक्षिण में अपार समुद्र फैला हुआ है, जहां से आक्रमण करना संभव नहीं हो। आज की डेट में तो है, लेकिन उस समय में आक्रमण करना असंभव था। और पश्चिम में विशाल रेगिस्तान है, जिसको पार करके आक्रमण करना वो भी संभव नहीं था। जो एक मार्ग रह जाता है वो है उत्तर पश्चिमी भारत, जहां से सारे आक्रमण हुए हैं भारत में। वहीं पर ही डेरियस ने सबसे पहले आक्रमण किया, और उसने ईरान के जो डेरियस था, इसने पूरे पूर्वी एशिया में जो जितने बड़े भी साम्राज्य का निर्माण किया, उसमें भारत को या उत्तर पश्चिमी सीमा को अपने साम्राज्य के 20वें प्रांत के रूप में इंट्रोड्यूस किया या बनाया। और वहां पे क्षत्रप, जिसको सामंतवादी प्रणाली का भी एक रूप माना जाता है, क्षत्रप प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। अब जो ईरान का आक्रमण हुआ, उससे भारत और ईरान के बीच में संबंधों का आदान प्रदान हुआ। अब जैसे जहां पर अगर किसी दूसरे देश का आक्रमण हुआ है, उसकी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई है, तो उनके जो भोजन है, पानी है, कैसा वो भोजन करना पसंद करते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी, उनके कल्चर, उनके रिचुअल्स, उनकी भाषा, संस्कृति, आचार व्यवहार कि मतलब कैसे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, किस प्रकार से वो जैसे भारत में शाकाहारी भोजन का प्रचलन है, तो वो ज्यादातर मांसाहारी भोजन पर डिपेंडेंट थे। इससे क्या हुआ, दोनों की सभ्यताओं का आदान प्रदान हुआ, सभ्यताओं में संकरण की स्थिति पैदा हुई, और एक नई भाषा जिसको खरोष्टी लिपि बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन भारत की सभ्यता में हुआ। अब उसके बहुत बाद 200-300 साल के बाद भारत में दूसरा आक्रमण होता है, जो मैसिडोनिया का एक शासक है अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी बोलते हैं। वो इतिहास में बहुत ही महान शासक के रूप में माना जाता है। ऐसे कई शासक हैं जिनके नाम के आगे महान बोला जाता है, जिसमें से सिकंदर, अशोक, अकबर, मार्टिन लूथर किंग, कुछ बड़े बड़े नाम हैं। सिकंदर को महान इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिकंदर ने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ उस पर न्यौछावर कर दी, और उस लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहा। तो जब सिकंदर मैसिडोनिया का शासक बना, तो उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पूर्व की ओर प्रसार करना प्रारंभ किया। उसने ईरान पर, बेबीलोन पर आक्रमण किया, और वहां का जो शाह था उसको हराया, ईरान पर कब्जा किया। वहां से भी वो रुका नहीं, ईरान के शाह को पकड़ने के लिए वो हिंद कुश तक चला आया। जब उसने ईरान के शाह को पराजय दी और उसको मारा, फिर उसने वहां पर बेबीलोन में या ईरान के शासक की बेटियों से विवाह किया और आगे बढ़ा। हिंदू कुश को पार करने के बाद वो जब भारत में खैबर मार्ग से इंटर करता है 326 बीसी में। जैसा कि सिकंदर ने बाकी ईरान में, फारस में, एशिया में, सेंट्रल एशिया में देखा कि बड़े बड़े साम्राज्य थे, तो उसने उन साम्राज्यों को जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल एक युद्ध हराता था एक शासक को, और बहुत बड़े बड़े साम्राज्य उसके अधीन हो जाते थे। लेकिन जब उसने भारत की भूमि में प्रवेश किया, तो भारत की भूमि में प्रवेश करने के बाद उसने एक अलग ही नीति देखी। क्या छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे शासक,
छोटे छोटे सामंत, क्षेत्रपति, प्रांतपति, उन सभी ने सिकंदर को कड़ा संघर्ष दिया। जब वो भारत में प्रवेश कर रहा था तो झेलम नदी को पार करने के पहले ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो छोटे छोटे पहाड़ी राजा थे, उन सभी ने सिकंदर की पराजय स्वीकार नहीं करी और युद्ध करते रहे। अब इससे क्या हुआ, सिकंदर की सेना को लगातार 11-12 महीनों तक युद्ध करना पड़ा और वो काफी थक चुके थे। उनको हराने के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है तक्षशिला में। तक्षशिला का जो उस समय का शासक था आम्भी, इसको हिंदुस्तान का पहला गद्दार माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सिकंदर की सेना को न केवल हाथी, घोड़े और रसद आमदद की, अपनी सेना का सहयोग भी दिया। उसकी सेना के समर्थन के कारण जो राजा पोरस है, पोरस को काफी हानि उठानी पड़ी। पोरस ने सिकंदर की सेना का बल देखा, उसकी सेना देखी, लेकिन उसकी सेना के आगे समर्पण नहीं किया, युद्ध किया। और हालांकि पोरस पराजित तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसके अप्रतिम जो साहस था उसको देख के सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पोरस के जो साम्राज्य है उसको उसके पास ही रहने दिया और उसको अपने राज्य में नहीं मिलाया, केवल उसको अपना एक सामंत बना लिया। अब सिकंदर की सेना का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि हिंदुस्तान के दो शक्तिशाली राज्य, एक तक्षशिला और पोरस का साम्राज्य, जिसको पर्वतेश्वर भी बोला जाता है, वो सिकंदर के हाथों में गिर चुके थे। अब सिकंदर की सेना व्यास नदी के किनारे तक पहुंच चुकी थी। व्यास नदी के किनारे पश्चिमी द्वार पर उन्होंने पड़ाव डाला और इंतजार करने का प्रयास किया। अब व्यास नदी के किनारे इंतजार कर रही थी भारत की सबसे ताकतवर सेना, धनानंद की सेना। उस समय चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में थे। चंद्रगुप्त का शिक्षा समाप्त हो चुका था, चंद्रगुप्त की फील्ड ट्रेनिंग चालू थी। तो चाणक्य ने क्या किया कि चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में भेज दिया और उसके अंदर इंटरनल इंसर्जेंसी करनी स्टार्ट कर दी। चाणक्य अपने षड्यंत्रों के आधार पर की मदद से सिकंदर की सेना में डर, खौफ पैदा करने लगा। मगध के जो महामंत्री हैं, जिसको अमात्य राक्षस बोला जाता है, उसकी सहायता से धनानंद की सेना को व्यास नदी के पूर्वी किनारे पर एक शील्ड के रूप में खड़ा कर दिया गया और सिकंदर की सेना में एक डर का माहौल पैदा किया कि मगध की सेना में भारत के जो दैवीय योद्धा हैं वो काम करते हैं और एक एक दैवीय योद्धा सिकंदर की एक एक पूरी टुकड़ी के ऊपर भारी पड़ता है। और चंद्रगुप्त की मदद से धीरे धीरे टुकड़ियों में भय पैदा करना और षड्यंत्र बनाकर डर पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो सिकंदर की सेना इतनी ज्यादा भयभीत हो गई कि उन्होंने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तो अब देखा कि व्यास नदी के किनारे दूर तक जहां तक देखो तो केवल सेना ही सेना, अस्त्र शस्त्र ही अस्त्र शस्त्र। और जैसा कि सभी को पता है कि धनानंद के पास इतिहास की चंद्रगुप्त के बाद सबसे बड़ी सेना थी। तो सिकंदर की सेना में भी भय पैदा हो गया, उसने मना कर दिया। तो हालांकि सिकंदर ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, डरा के धमका के कि कैसे भी करके अपनी सेना को व्यास नदी पार कराई जा सके, लेकिन व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर ने अपने आखिरी शब्दों में बोला कि एक ऐसा राजा जिसको इतिहास में कोई भी हरा नहीं पाया, उसको उसी की सेना ने पराजित कर दिया। सिकंदर ने क्या किया कि अब वापस जाने का निश्चय किया। तो उसने अपने एक जो क्षेत्रपति था उसके को एक समुद्री मार्ग से वापस भेजने का निर्णय लिया। तो वो जो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी इतिहास में, वो पहला समुद्री मार्ग था जो सिकंदर ने खोजा था। अब वो समंदर के रास्ते बेबीलोन गया तो उसको जगह जगह के पोर्ट के बारे में पता चला, जहाँ जहाँ वो पड़ाव डालते थे, वहाँ की जनसंख्या के बारे में, कृषि के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। इससे क्या हुआ कि दो कल्चर, दो सभ्यताएं एक दूसरे के समीप आई। सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन उसके जो यूनानी सैनिक थे वो वहीं रुक गए। अब इससे क्या हुआ कि सिकंदर की इंट्रोड्यूस की हुई जो शासन व्यवस्था थी
उत्तर पश्चिमी भारत में काम करने लगी। दो कल्चर्स आपस में करीब आए, खरोष्ठी लिपि का निर्माण हुआ और नई नई सभ्यताओं के बारे में पता चला, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और उनके जिस तरह से भवन निर्माण की कला है जिसके बारे में हम गांधार कला के बारे में जानते हैं, ये यवनों के द्वारा ही इंट्रोड्यूस की हुई थी। अब उनके जो सिक्कों के बारे में पता चला कि उनके जो सिक्के थे वो सबसे अच्छे माने गए। क्यों? क्योंकि उनके सिक्कों में राजा को दिखाया जाता था, एक तरफ राजा और एक तरफ उनके देवता। सिकंदर के उत्तर पश्चिमी भारत की विजय के जो सबसे महत्वपूर्ण जो आउटकम थे वो कल्चरल यूनिटी थी, लैंग्वेज, ट्रेड और हिंदू कुश को पार करने के बाद दो संप्रदायों के बीच में क्षेत्र, भाषा, खान पान व्यवस्था का आदान प्रदान हुआ, ट्रेड और कॉमर्स का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि अब पूरा पश्चिमी एशिया या सेंट्रल एशिया एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर कर आया था, जिसके कारण साम्राज्य सुरक्षित हो गया था, मार्ग सुरक्षित हो गए थे, सिल्क रूट सुरक्षित था, तो ट्रेड का विकास हुआ, इकोनॉमी का विकास हुआ। इसके बाद जो अगले जो इन्वेडर्स थे वो मध्यकालीन भारत में तुर्क, अफगान, पठान और मुस्लिम शासक थे, जिनके बारे में हम मध्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।